ओके जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर नंबर 2। अगर आप नोट करें, व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर was we made sure that we do the Gaussian bell curve of x and Gaussian bell curve of z through the standardization of the values. Now, you need to understand that Gaussian bell curve is normally related to what? Your Gaussian bell curve is normally related to x, z. But while using standardization process of Gaussian bell curve, what you need to understand is that your z is normally distributed by mean and standard deviation, which is also known as your variance, because obviously you'll be writing down the variance here. So this will be, if it's 0, if the value is 0 of the mean, because when represented by z, now normally when it is represented by z, so let's say this value is represented by what? X. When x is normally distributed, so this is mean and variance, but when z is normally distributed, your mean becomes what? 0. And what we can have is, we can have 1 square standardization of what? 1 square. Similarly, it can also be based upon 0 and obviously 1. So that means your standard deviation and the variance will remain what? 1 in basis of what? Your normal bell curve. If this is 60, then 60 mean becomes what? 0 here. This mean becomes what? 0. Similarly, if this is 165, your 1 standard deviation will be based upon 1. Your 2 standard deviation will be based upon 2. Your 3 standard deviation will be based upon 3. So depending upon if the question is relatively there in the process of the concept where the examiner can test you, so they can directly tell you that the question is based upon the standard deviation. So at your own particular self, आप हमेशा इसको क्या करेंगे? 1, 2 और 3 के बेसिस पे ले लेंगे. गॉसियन बेल कर्व को समझें. देखो, गॉसियन बेल कर्व बहुत आसान है, ठीक है, इसको समझना बड़ा जरूरी है. ठीक है, ये मेरे पास गॉसियन बेल कर्व है और ये बन गया कुछ इस तरह. ठीक है, मुझे इतना पता है कि ये जो वैल्यू है, ये तो भाई जेड जेड में, मैं अब एक्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जेड की. तो जेड में ये मेरे पास 0 वैल्यू शो करता है. यहां से लेके यहां तक जेड पॉजिटिव होगा और यहां से लेके यहां तक जेड नेगेटिव होगा. बट जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, इंटायर गॉसियन बेल कर्व या यहां से लेके यहां तक योर इंटायर गॉसियन बेल कर्व, जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बताऊंगा तो ये बेसिकली इंटायर गॉसियन बेल कर्व रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. दैट मींस ये गॉसियन बेल कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. पर ये जो बीच में 0 है, ये क्या करता है? इस 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. दैट मीन 0.5 राइट पे कर दिया और 0.5 लेफ्ट पे कर दिया. बेसिकली ये मेरे पास क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन हो जाएगी ना, मीडियन पोजीशन हो जाएगी, मीन पोजीशन. दैट मीन सिमेट्रिकली ये मीडियन हो गया बीच में. सिमेट्रिकली क्या हो गया? बिल्कुल बीच में. विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे -2 है, तो इधर मेरे पास 2 आ जाएगा. अगर यहाँ मेरे पास -3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा.
यहाँ पे अगर 0.045 है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव 0.045। दैट मीन मेरा जो गॉसियन बेल कर्व है वो सिमेट्रिकल है। नेगेटिव यहाँ होगा तो यहाँ से इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इधर से इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरे पास नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव होगा। जितना डिस्टेंस लेफ्ट पे होगा उतना ही डिस्टेंस राइट पे, जितना डिस्टेंस लेफ्ट पे उतना ही डिस्टेंस राइट पे, जितना डिस्टेंस लेफ्ट पे उतना ही डिस्टेंस राइट पे, क्योंकि गॉसियन बेल कर्व क्या है सिमेट्रिकल है। हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि नेगेटिव जेड की वैल्यूज नहीं होती, नेगेटिव जेड की वैल्यूज नहीं होती, हमेशा किसकी होती है पॉजिटिव की होती है इस जगह की। इसके बाद से इसका आंसर मुझे मिल जाएगा जेड के टेबल से। बट मेरे पास हमेशा जो मैंने अभी ऊपर आपको लेक्चर नंबर 1 में शो किया था, तो ये क्या किया था, एक तो आपको पता चलेगा कि भाई जेड टेबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड शो करता है, दूसरा क्या करता है पॉजिटिव शो करता है पर लेफ्ट ऑफ गॉसियन बेल कर्व शो करता है। क्या शो करता है लेफ्ट ऑफ गॉसियन बेल कर्व, विच मीन्स कि अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी शो करेगा तो मेरे पास हमेशा किसकी शो करेगा पॉजिटिव की तो शो कर रहा है, पर वो इसकी लेफ्ट पूरे की शो करेगा, इसकी भी शो कर रहा है पर यहाँ से लेके यहाँ तक शो करेगा, क्योंकि 0.5 से ऊपर आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा किसकी होती है 0.5 से ऊपर होती है। यहाँ शो करेगा तो इसकी लेफ्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक शो करेगा, लेफ्ट ही शो करता है हमेशा, राइट शो नहीं करता। विच मीन्स बहुत क्लियरली है, विच मीन्स ऐसे ही रैंडमली अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास अगर ये मेरे पास जेड का टेबल बन रहा है, जेड का टेबल बोल रहा हूँ गॉसियन बेल का बन रहा है, और ये मेरे पास क्या बन गया जी मीडियन वैल्यू है 0 है जेड के लिए, मैं बोलता हूँ कि भाई दिस इज 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2 बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ फाई ऑफ 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सिर्फ फाई ऑफ 2, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास z एक तो पॉजिटिव वैल्यू की आंसर देता है, बिल्कुल पॉजिटिव है, और मुझे क्या शो करना है लेस देन 2 शो करना है, तो ये हमेशा लेस देन ही शो करता है। तो बेसिकली जो भी z की वैल्यू होगी उसका मैं डायरेक्टली आंसर निकाल लूंगा। तो ये फाई ऑफ 2 जब करूंगा किससे टेबल से, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। पर अगर ये देखो z(2) मांगा था तो डायरेक्ट क्यों, क्योंकि लेस देन की वैल्यू बताएगा ना, हमेशा किसकी वैल्यू बताएगा जी लेस देन की वैल्यू। पर अगर यही सवाल होता, यही सवाल होता z greater than 2 का, क्या मेरे पास गॉसियन बेल कर्व या जेड टेबल ग्रेटर देन 2 की वैल्यू बताता है, प्लीज याद देखें ग्रेटर देन 2 की वैल्यू नहीं बताता, क्योंकि राइट की वैल्यू वो नहीं बताएगा। पर मुझे पता है कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी है 1, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है 1। अगर 1 से मैं लेफ्ट की प्रॉपर्टी माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो इसके मतलब राइट की प्रॉपर्टी नहीं होगी पर लेफ्ट की तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है, और लिखने का तरीका क्या होगा भाई ये देखिए, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 2। मतलब ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो, प्रॉपर्टी ऑफ जेड लेस देन 2 की बात आ गई, विच मीन्स 1 माइनस फाई ऑफ 2 हो गया। ये तो क्या हो गया फाई ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जेड के टेबल से प्रॉपर्टी देख के फिर हम प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे, और 1 से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चीज क्या समझानी है, चीज ये समझानी है कि भाई आपको आपके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रॉपर्टी होती है 1, ये 0.5 होती है और ये भी 0.5 होती है। हमेशा वैल्यू किसकी होती है पॉजिटिव की होती है, हमेशा वैल्यू किसकी होती है पॉजिटिव की। अगर पॉजिटिव 2 है तो मैं आराम से लेफ्ट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पर अगर यहाँ पे ग्रेटर देन मांगा है तो मैं ग्रेटर देन की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे 1 से
लेस देन की माइनस करनी पड़ेगी ताकि ग्रेटर देन की वैल्यू आ जाए. We'll be doing more examples abhi. This was just the basic concept of what we are going to do. Acha ji, now we'll be working out on basically how to read values from Z table, or how to evaluate the values from the Z table to find the probabilities, which is important. If the question, let's say, the first question that what we can have is the first example. If probability is Z less than A, if probability of Z less than A. Now, what does Z less than A means? That means what we think is that you already know that how to convert the value of X to Z by using the standardization method. Now, when we know that this is the value of A, so first thing first, is it the Z value is positive or negative? Z value is positive or negative? It is positive because A is positive here. So if it is positive, we'll write down the Z value on the right hand side. We'll just wrote down the value of, let's say, A here. And when we talk about Z less than A, that means the required thing is the requirement of this is on the left hand side. That means the probability that is required is on the left hand side. And that table generally shows me the value of the left hand side. So that means your probability of Z less than A will be basically phi of A. Your probability of A, Z less than A will be phi of A. That means we'll be directly just writing down the value from the table. We'll be doing nothing else. Let's take down this thing as an example. Let's say probability of Z less than 2.314. Probability of Z less than 2.314. Now, knowing the fact that I need to find out the probability, first thing first, this is your Gaussian bell curve, and the Gaussian bell curve represents what? Your mean position. The main objective here is that your Z is positive. So let's write it down here. It can be written anywhere where possible. But the main object here is to understand that you will need to have what? Less than 2.3. That means your left hand side value will be calculated. And the Z table always gives me the value of the left hand side. So that means probability of Z less than 2.314 is basically phi of 2.314. Now, phi of 2.314 comes through the table. Let's say, let's bring out the table now. Now, this is your table that is used for your normal Z values. Now, you need to understand this table first. Before we move on to anything else, you need to understand the table. What does the table say? The table is very much clear on the point that there are few values that it starts from 0, 0.0, 0, 0.1, 0, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0, 0.5, 0, 0.6, 0, 0.7. That means you had 2.314. You had 2.314. Your first two values will be taken through what? Your first two values will be taken through the vertical values.
These are the values that we'll be using. Your third value in the Z value will be taken from the horizontal, and the fourth value will be taken through the add value, which means if I need 2.3, if I need 2.3, your 2.3 is here. Please note that the Z table is showing me positive values. So here comes 2.3. This is your 2.3 value. Whereas your 1 is right here, 0, 1. So the value that we'll be doing is taking, this is the value because that value comes under 2.3 and 1. This value comes under what? 2.3 and 1. So what exactly is the value? 0.9896. 2.3 from here and 1 from here. So 0.9896. But we had 4 as well. So we'll be doing 0.9896, right? So if I just take down the value 0.9896, 2.3, 0.9896, and we move straight. Where is 4? 4 is right here. And we drop the value. And if you see, there is 1 here. So 0.9896 and the 1. Your 1 will be added to what? 0.9896 will be considered as 9896 only. And you will add 1. You will not take 0 point, because if you take 0 point and you add 1, that will give you what? Answer as 1.9. So that will be wrong, because probability cannot go beyond what? 1. So this should be 0.9897. This will be 0.9897. So I can directly say that the phi of 2.316 is 0.9897 through the Gaussian bell curve property. Now, 3 things that you need to understand is, number 1, your Z value. Is it positive or not? It is positive. Fine. We wrote it here. Does it show less than? Yes, it shows less than. So that means we'll be doing it directly. Directly, phi of 2.318, that means we'll be looking forward for the value. 2.3 comes through the vertical, 1 comes through the horizontal, and the last value comes through the horizontal of adding down the values. 2.3, 1 is here. So 0.9896, and we add down 1 from here. So not taking 0, because obviously we'll be only taking 9896, we'll add it. It will be 9897, and then we'll be writing down as 0.9897 for the probability of what? Z. Acha ji, let's just start with example number 2. Example 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे बोलते हैं probability is greater than A. Probability of Z is greater than A. अब greater than A है तो पहले तो मैं ऐसे ही ना randomly अपने पास ये चीज बना लेता हूँ कि ये Z है, ये मेरे पास मीन पोजीशन आ गई, बट नोइंग द फैक्ट कि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया. ग्रेटर देन ए का मतलब ऑन द राइट हैंड साइड. तो प्रॉब्लम इतना है कि भाई आपकी जो जेड टेबल है वो राइट तो देता ही नहीं है, वो हमेशा क्या देता है? लेफ्ट देता है. पर टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखें क्या होती है? 1 होती है. तो अगर मैं जेड लेस देन ए निकाल लेता हूँ, ये वाला ऐसा निकाल लेता हूँ, क्योंकि जेड टेबल तो मुझे लेफ्ट की प्रॉपर्टी बताएगा ना. ये वाले ऐसे की प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 1 है. टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है. तो मैं क्या करता हूँ? 1 से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए कर लेते हैं. तो इसको प्रॉपर लिखने का तरीका क्या होता है? दैट यू विल बी राइटिंग डाउन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड
greater than A is equal to 1 minus probability of Z less than A. 1 minus probability of Z less than A, which means 1 minus phi of A will be taken into consideration for what? Probability greater than A की बात. तो अगर क्वेश्चन इसका ऐसे ही रैंडमली बनाते हैं भाई, क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ Z greater than 0.831, probability of Z greater than 0.831. तो मुझे सबसे पहली नजर यहाँ पे क्या मेरे पास Z पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एक तो नजर आ जाता है कि भाई पॉजिटिव है. दूसरी चीज ग्रेटर देन और लेस देन की इनइक्वालिटी को देखूंगा, ठीक है. तो मुझे नजर आ गया कि भाई ग्रेटर देन चाहिए, तो ये 0.831 है क्योंकि ये Z टेबल शो कर रहा है. तो मुझे चाहिए क्या? राइट वाला पार्ट चाहिए. क्या चाहिए? राइट वाला चाहिए. अब राइट वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर देन 0.831 चाहिए, तो मुझे बेसिकली निकालना पड़ेगा 0.831 और मुझे निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन 0.831. तो निकालना क्या पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन 0.831. जब ये चीज आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा? 1 से माइनस कर दूंगा. तो अब वही वाली बात है कि इसको लिखेंगे कैसे? Z ग्रेटर देन 0.831 is equal to 1 minus probability of Z less than 0.831. 1 minus phi of 0.831. प्रोबेबिलिटी तो हमें 0.831 की निकालनी है ना. अच्छा, फाई का मतलब हुआ कि आप अब जो है मदद लेंगे किसकी? Z टेबल की. आप मदद लेंगे Z टेबल की. तो जादू से Z टेबल आ गया जी, ये आपके पास आ गया Z टेबल, ठीक है. अब आपको जो है वो चाहिए क्या? 0.831. तो लिख देते हैं ऐसे वैल्यू 0.831 चाहिए. अब 0.831 के लिए मुझे फर्स्ट टू वैल्यूज कहाँ से देखूंगा? वर्टिकल से. तो 0.8 यहाँ से नजर आया और 3 कहाँ से नजर आ रहा है? मुझे यहाँ से नजर आ रहा है. तो यहाँ से मैं राइट गया और यहाँ से मैं नीचे आया, तो 0.7967 आ गया इसमें. पर द नेक्स्ट वैल्यू इज 1. तो आगे मैं गया किस तरफ? इस तरफ, और 1 ये रहा. तो 1 से मैंने नीचे ड्रॉप किया, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा. कितना ऐड करना पड़ेगा? 3. विच मीन्स वैल्यू कितनी आ गई? 0.7967. पर मैं वैल्यू में ऐड किसमें करूंगा? 97967 प्लस 3. तो ये क्या बन जाएगा? 7970. पर 7907 को मैं कैसे लिखूंगा? 0.7970. पर ये आंसर नहीं है. 0.7970 किसकी वैल्यू है? वैल्यू है जो मैंने लेस देन की निकाली है. 1 माइनस 0.7970 किसकी वैल्यू है? 0.7970 लेस देन की वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.7970 करेंगे, जो कितना मेरे पास आंसर बन जाएगा? 0.2030. तो 0.32030 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. याद रखें हमेशा कि आपके पास अगर ग्रेटर देन चाहिए तो ग्रेटर देन तो निकलता ही नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा क्या? लेस देन. लेस देन के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस लेस देन करेंगे, तो हमें पास क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन की वैल्यू बन जाएगी. इसलिए गॉसियन बेल कर्व इंपॉर्टेंट होता है. रिमेंबर दिस. दोबारा, गॉसियन बेल कर्व है, ग्रेटर देन की वैल्यू चाहिए. ग्रेटर देन की वैल्यू निकल नहीं सकती, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? लेस देन की वैल्यू निकालेंगे. इसकी वैल्यू को हम टोटल 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी Z ग्रेटर देन A की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये वाली वैल्यू है, इतनी सी. तो ये आपके पास क्या बन गया? इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन बन गया किसका? ग्रेटर देन वाले का. पर पॉजिटिव की बात की अभी तक हमने.